गुड मॉर्निंग बच्चों। तो ये वीडियो है हमारे अल्काइलाइड का पार्ट 2 और हम लोग स्टार्ट करेंगे विद द रिएक्शन SN1 रिएक्शन टाइप। एंड जिन लोगों ने वीडियो पार्ट 1 नहीं देखा है उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि ज़रूर पार्ट 1 ज़रूर देख लो। 30 मिनट्स का वीडियो है, उससे बेसिक्स जो है बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एंड लेट अस क्विकली मूव टू SN रिएक्शन पार्ट 2। So we'll start with SN1 reaction mechanism, nucleophilic substitution of unimolecular type, right? जिसकी रिएक्शन की ऑर्डर 1 होती है। लेट अस सपोज कि हमारे पास एक रिएक्शन है और इस रिएक्शन में हमने एक सबस्ट्रेट ले लिया है RL और एक न्यूक्लियोफाइल ले लिया है। अब देखो इसमें न्यूक्लियोफाइल अटैक करा और न्यूक्लियोफाइल लिविंग ग्रुप की जगह सब्स्टिट्यूट होगा और लिविंग ग्रुप निकल गया। नाउ लेट अस कंसिडर, जैसे हमने देखा था कि दो रिएक्शन मिले थे हमें पिछली बार, SN2 और SN1। मान लेते हैं कि इस रिएक्शन की ऑर्डर 1 है। अगर ऑर्डर 1 है इसका मतलब क्या होगा, रेट इक्वेशन इसकी ऐसे दिखेगी आपको, K इंटू सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन टू द पावर 1, राइट? क्योंकि ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज जस्ट 1, है ना। रिएक्शन की जब ऑर्डर 1 होती है तो हमें कंसंट्रेशन टू द पावर सिर्फ 1 मिलता है, राइट? Now what should be the proposed mechanism for this reaction? This reaction cannot get complete in one step. It has to go in two step, क्योंकि आरडीएस में सिर्फ एक ही सबस्ट्रेट इन्वॉल्व होने चाहिए, राइट? एक ही स्पीसीज इन्वॉल्व होनी चाहिए, है ना। क्योंकि हम जानते हैं आरडीएस इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप एंड विच इज द स्लोएस्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन। सो होता कैसा है कि स्टेप 1 में पहला RL जो होगा, यानी कि जो सबस्ट्रेट है वो पहले कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन करेगा। सिंस दिस स्टेप इन्वॉल्व्स द ब्रेकिंग ऑफ द बॉन्ड, सो इट विल रिक्वायर मोर एनर्जी कंपेयर टू द नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, R+ और न्यूक्लियोफाइल जोड़ करके RNU बन जाता है, राइट? इसमें इस वाले में सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, लेकिन इस वाले में आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। इस बॉन्ड को तोड़ना है, तोड़ने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। सो दिस स्टेप 1 रिक्वायर्स मोर एनर्जी एंड स्टेप 2 रिक्वायर्स लेसर एनर्जी। जो स्टेप कम एनर्जी रिक्वायर करता है सर्टनली इट विल बी फास्ट, एंड जो स्टेप ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर करता है इट विल बी स्लो। एंड स्लो स्टेप ही हमारा RDS होगा, राइट? So rate of the reaction will depend upon this step only. So rate of the reaction is dependent on the concentration of substrate only. So it is a first order reaction. So ये बात क्लियर हो गई कि अगर कोई रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर का है तो certainly it has to go in two step process. पहला स्टेप में कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन, दूसरे स्टेप में कार्बोकेटाइन और न्यूक्लियोफाइल का अटैक एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। नाउ व्हाट आर द की फीचर ऑफ दिस मैकेनिज्म? सी, की फीचर क्या होने वाला है? सबसे पहला, ये रिएक्शन उस पर डिपेंड करेगा, यानी किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा? द फर्स्ट फैक्टर शुड बी द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। द हायर द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन द मोर इजी द फर्स्ट स्टेप विल बी। और जितना ज़्यादा पहला स्टेप इजी होगा रिएक्शन की ओवरऑल रेट उतनी फास्टर होगी, राइट? सो जितना अच्छा कार्बोकेटाइन बनेगा उतना ही फास्टर रिएक्शन होगा। इसी बात को मैंने यहाँ पे लिखा है, the stability of carbocation will be directly depending upon the rate of defining the rate of SN1 reaction. So जितना ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन, मान लो आपके पास एक सबस्ट्रेट ऐसा है, एक सबस्ट्रेट ऐसा है, इस सबस्ट्रेट, इनमें क्या डिफरेंस है ध्यान से देखो। ये 3 डिग्री सबस्ट्रेट है, ये 2 डिग्री सबस्ट्रेट है, ये 1 डिग्री सबस्ट्रेट है, और ये इसमें अल्काइलाइड 0 डिग्री सबस्ट्रेट है। अगर मैं अल्फा हाइड्रोजन काउंट करूँ विथ रिस्पेक्ट टू क्लोरीन वाले कार्बन पे, तो इसके पास 9 अल्फा है, 6 अल्फा है, 3 अल्फा है, 2 अल्फा है एंड 0 अल्फा, राइट? इट इज 2 अल्फा। सो अगर कंपेयर करोगे आप तो देखो, इसके कार्बोकेटाइन बनाएंगे तो ये बन जाएगा, इसके कार्बोकेटाइन बनाएंगे तो ये बन जाएगा, इसके कार्बोकेटाइन बनाएंगे तो ये बन जाएगा, और इसके कार्बोकेटाइन ये बन जाएगा। मतलब क्या हुआ, अगर आप Cl- को निकाल दो तो Cl अपना बॉन्ड लेकर के जाएगा, राइट? और ये बॉन्ड लेने के बाद Cl- बन के निकलेगा और इस पर कार्बोकेटाइन प्लस चार्ज डेवलप हो जाएगा, मतलब ये कार्बोकेटाइन बनेगा। सिमिलरली ये कार्बोकेटाइन बनेगा, ये कार्बोकेटाइन बनेगा और ये कार्बोकेटाइन। अगर आप इनके अल्फा हाइड्रोजन को काउंट करोगे तो इसमें दिखेगा आपको कि 9 अल्फा है, राइट? इसमें देखोगे तो 6 अल्फा है, इसमें देखोगे 3 अल्फा है, और इस वाले में ओनली एक भी अल्फा नहीं, 0 अल्फा है, राइट? सो वी हैव डिक्रीजिंग नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स। सो जैसे जैसे अल्फा हाइड्रोजन कम होता है कार्बोकेटाइन पे, हम जानते हैं उसकी स्टेबिलिटी भी घटती चली जाती है। सो कार्बोकेटाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल ये और सबसे कम स्टेबल ये। सो रेट ऑफ SN रिएक्शन अगर आप ऑर्डर देखोगे तो रेट आपको ऐसा दिखेगा, डिक्रीजिंग, मतलब सबसे हाईएस्ट रेट ये शो करेगा और सबसे लोएस्ट रेट ये शो करेगा। क्लियर? सो हायर द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, हायर विल बी द रेट ऑफ SN1 रिएक्शन। ओके, सो ये बात क्लियर होगी। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, द फर्स्ट फैक्टर इज द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन फॉर डिफाइनिंग SN1 रिएक्शन। क्यों? क्योंकि SN1 रिएक्शन में कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होती है,
स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन के लिए कुछ फैक्टर्स थे जो हमें देखने होते हैं पहले, वो हम लोगों ने जीओसी में देख रखा है। जैसे सबसे डोमिनेटिंग फैक्टर होता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन के लिए बेंट रूल, बेंट ओवरलैप, है ना। उसके बाद बेंट ओवरलैप के बाद हम देखते हैं एरोमेटिसिटी, एरोमेटिसिटी के बाद देखते हैं हम लोग रेजोनेंस, रेजोनेंस के बाद देखते हैं हाइपर कंजुगेशन, हाइपर कंजुगेशन के बाद आता है इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट की प्रायोरिटी सबसे लीस्ट होती है और बेंड ओवरलैप की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा। बेंड ओवरलैप हर जगह नहीं दिखेगा, इसलिए सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी में आप एरोमेटिसिटी रख सकते हो, राइट। नाउ नेक्स्ट फैक्टर इज लिविंग टेंडेंसी। पहला फैक्टर क्या हो गया, स्टेबिलिटी ऑफ। नेक्स्ट इज लिविंग टेंडेंसी ऑफ द ग्रुप। नाउ लिविंग टेंडेंसी हम जानते हैं, अगर कोई ग्रुप अच्छा लीव करता हो तो कार्बोकेटाइन जल्दी बनेगा। मान लो लेट अस सपोज से सारे में सेम कार्बोकेटाइन बनता है और सिर्फ लिविंग ग्रुप हमने डिफरेंट कर दिया, है ना, यहाँ पे लिविंग ग्रुप डिफरेंट कर दिया, तो सबसे ज्यादा लिविंग टेंडेंसी किसकी भाई, आयोडीन की हमने देखा था। आयोडीन की लिविंग टेंडेंसी क्यों सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि HI अगर आप देखोगे उससे कॉन्जुगेट बेस बनेगा I-, ये लिविंग ग्रुप होगा हमारा, और HI सारे हेलो एसिड में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होगा, तो ये वाला वीकेस्ट कॉन्जुगेट बेस हो जाएगा। अगर वीकेस्ट कॉन्जुगेट बेस होगा तो ऑब्वियस सी बात है इसकी लिविंग टेंडेंसी सबसे ज्यादा होगी, इसलिए सबसे ज्यादा हाईएस्ट रेट SN1 का शो करेगा ही, और सबसे लीस्ट SN1 का कौन सा करेगा, RF, है ना, यानी कि जिसमें फ्लोरीन एज अ लिविंग ग्रुप होगी। तो दिस इज द डिक्रीजिंग रेट ऑफ SN1 रिएक्शन। बोलो बेटा क्लियर हुआ क्या ये वाला चीज, एक बार ध्यान से देख लो, बहुत सिंपल है। इसमें हमने क्या बोला, लिविंग टेंडेंसी जैसे जैसे कम होगी वैसे वैसे रेट ऑफ SN1 भी कम होता जाएगा। तो लिविंग टेंडेंसी में I सबसे ज्यादा, I- सबसे ज्यादा, उसके बाद Br आता है, उसके बाद Cl आता है, उसके बाद F- आता है, यानी कि F- इज द वर्स्ट लिविंग ग्रुप इन सारे ट्रेंड में, और I- विल बी द बेस्ट लिविंग ग्रुप इस वाले सारे हैलोजेंस के कंपैरिजन में, क्योंकि I- इसके साथ लगा हुआ है, इसलिए ये सबसे अच्छा SN1 रिएक्शन शो करेगा, कंसिडरिंग कि सारे में R जो है वो सेम ही हो, है ना। R मतलब सबस्ट्रेट जो कार्बन है वो सारे में सेम ही होगा। तो दो फैक्टर अभी तक बताए हमने, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन और दूसरा लिविंग टेंडेंसी ऑफ द लिविंग ग्रुप, राइट। Let us move to some specific feature. Now there are carbocation involved in the reaction, so certainly rearrangement is possible. अगर कोई कार्बोकेटाइन इन्वॉल्व है ना, तो सर्टेन आप रीअरेंजमेंट रोक ही नहीं पाओगे, रीअरेंजमेंट होना है। लेट अस सपोज कि यहाँ पे एक मैंने एग्जांपल ले लिया और इसमें रीअरेंजमेंट कैसे होगी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। नाउ इस वाले एग्जांपल में ध्यान से देखो, यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्लोरीन लगा और मैंने बोला कि SN1 रिएक्शन आपको कराना है। SN1 रिएक्शन के लिए आप न्यूक्लियोफाइल अटैक करोगे तो पहले स्टेप में क्या होगा, कार्बोकेटाइन बनेगा, है ना। SN1 में पहले क्या होता है, लिविंग ग्रुप निकल जाता है, और लिविंग ग्रुप निकलने के कारण पहले कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन हो जाएगी, राइट। सो यहाँ पे कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन हो गई, राइट। अब एक बार कार्बोकेटाइन बन गया तो मैंने क्या बताया, कार्बोकेटाइन जहां पे बनेगा रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल, है ना। अगर रीअरेंजमेंट के लिए सारे फेवरेबल कंडीशन दिए गए हैं तो रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल, सो रीअरेंजमेंट विल टेक प्लेस, है ना। रीअरेंजमेंट क्यों होता है बेटा, रीअरेंजमेंट होता है फॉर बेटर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। ये हमने एल्कीन चैप्टर में बहुत सारे एग्जाम्पल में किया है। सो दिस इज, आप देखो यहाँ ध्यान से, इसके पास एक ही अल्फा हाइड्रोजन है, इस कार्बन के पास एक अल्फा हाइड्रोजन, तो इससे ज्यादा स्टेबल अगर कोई कार्बोकेटाइन एग्जिस्ट कर सकता है तो वो कार्बोकेटाइन बन जाएगा। अब हम जानते हैं कि H की जो मूविंग मतलब माइग्रेटिंग टेंडेंसी होती है सबसे ज्यादा होती है, तो H माइग्रेट करेगा, यहाँ पे CH2 से CH3 बन जाएगा और यहाँ कार्बोकेटाइन बन जाएगा। नाउ दिस कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल, व्हाई, बिकॉज इट हैज 9 अल्फा हाइड्रोजन। पहले कितना अल्फा हाइड्रोजन था, पहले सिर्फ एक अल्फा हाइड्रोजन था, अब ये बढ़ करके रीअरेंजमेंट के बाद 9 अल्फा हाइड्रोजन शो करने लगा। सो दिस इज मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन। क्लियर हुआ क्या बात, मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन एक बार सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया, उसके बाद न्यूक्लियोफाइल सेकंड स्टेप में अटैक करेगा। न्यूक्लियोफाइल अटैक किया इस वाले पे, और अटैक करने के बाद यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट हो गया, राइट ना। यहाँ पे देखो इस बात को मैंने लिख दिया है, न्यूक्लियोफाइल अटैक्स ओनली ऑन द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन, रिमेंबर इट एंड डोंट मेक अ मिस्टेक ऑन दिस, है ना। कभी भी न्यूक्लियोफाइल की अटैक SN1 रिएक्शन में पहले जो कार्बोकेटाइन बन गया और वो स्टेबल नहीं है उस पर अटैक नहीं कराएंगे, पहले हम देख लेंगे। अगर सबसे ज्यादा स्टेबल पहले ही बन रहा है तो हम उस पर अटैक करा देंगे। अगर उससे ज्यादा स्टेबल रीअरेंजमेंट के बाद कोई पॉसिबल है तो हम अटैक रीअरेंजमेंट के बाद कराएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो यहाँ पे आपके पास एक क्वेश्चन है, यहाँ पे CD3 और यहाँ पे Cl लगा हुआ है, राइट। हम जानते हैं CD3 जो होता है वो एक अच्छा गिविंग ग्रुप होता है कंपेयर टू दैट ऑफ CH3। तो क्या होगा, पहले कार्बोकेटाइन यहाँ जनरेट होगा, देखो ये Cl निकल गया, है ना। SN1 रिएक्शन कराना है तो पहले तो कार्बोकेटाइन बनेगा, तो कार्बोकेटाइन भाई बन गया। अब क्योंकि कार्बोकेटाइन इससे ज्यादा स्टेबल पॉसिबल है ना, पॉसिबल है तो क्या हो जाएगा, ये रीअरेंज करेगा पहले, है ना। पाई बॉन्ड इधर मूव करेगा, कार्बोकेटाइन यहाँ जनरेट हो जाएगा, तो इससे कार्बोकेटाइन देखो यहाँ जनरेट हो गया और पाई बॉन्ड यहाँ मूव कर गया। ये बात समझ में आ रही है क्या, है ना। हमने क्या किया, इस बॉन्ड को सिंपली उठा करके यहाँ लगा दिया, तो बॉन्ड इधर आ गया
और कार्बोकेटाइन, क्योंकि ये वाला इलेक्ट्रॉन निकला है, ये इलेक्ट्रॉन निकला है तो बॉन्ड देखो इस वाले कार्बन, बीच वाले कार्बन का तो कुछ नहीं गया ना, इसका इलेक्ट्रॉन तो इसी के पास है, ये वाला देखो इलेक्ट्रॉन एज इट इज है, सिर्फ यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन मूव करके यहाँ आ गया, राइट। ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड मूव करने के कारण यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन अब यहाँ पे दिख रहा है, राइट। यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ दिख रहा है, तो इस कार्बन का लॉस हुआ इसलिए पॉजिटिव चार्ज, और इस कार्बन के पास फायदा हुआ इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा, राइट। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, अब ये कार्बोकेटाइन बन गया। अब देखो ये कार्बोकेटाइन के पास एक CD3 ग्रुप है। नाउ वी नो दैट CD3 की प्लस आई इफेक्ट कंपेयर टू दैट ऑफ CH3 ये ज्यादा होती है ना। ये CD3 एक अच्छा गिविंग ग्रुप है कंपेयर टू दैट ऑफ CH3, है ना। अगर आप CH3 से CD3 की कंपैरिजन करोगे तो बेटर प्लस आई इफेक्ट शो करता है, राइट। सो इसके कारण से ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, और ज्यादा स्टेबल होने के कारण हाइपर कंजुगेशन भी अगर आप देखोगे इसमें, सो यहाँ पे स्टेबिलिटी ज्यादा हो गया। अब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, और न्यूक्लियोफाइल अटैक करके यहाँ पे आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो प्रोडक्ट विल बी दिस, ठीक है। प्रोडक्ट इस वाले कार्बोकेटाइन यहाँ पे कार्बन पे अटैक होकर के न्यूक्लियोफाइल बनेगा, बिकॉज यहाँ का कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं दिस इज मोर स्टेबल, पहले से ज्यादा स्टेबल हो गया, है ना। पहले से ज्यादा स्टेबल होने के कारण यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक अब फीजिबल है। क्लियर हो गया बेटा, बहुत सिंपल है। इसमें हमने क्या किया, रीअरेंज किया, और रीअरेंज करके हमने कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन करी, ठीक है। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। नाउ अब हम जानते हैं जहां पे भी कार्बोकेटाइन पॉसिबल है ना, वहां पे रीअरेंजमेंट भी होगा और रेसमाइजेशन भी होगा। क्यों रेसमाइजेशन होगा, बड़ा सिंपल है। देखो अगर आपके पास कोई ऐसा एक लिविंग ग्रुप वाला कोई sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है और आपने SN1 रिएक्शन कराया, तो ऑब्वियस सी बात है कार्बोकेटाइन बनेगा ना। इस कार्बोकेटाइन पे जो वेकेंट ऑर्बिटल होगा, दिस इज द वेकेंट ऑर्बिटल, राइट। इस वेकेंट ऑर्बिटल में न्यूक्लियोफाइल भाई इधर से भी अटैक कर सकता है। अगर मान लो हम न्यूक्लियोफाइल की अटैक कराना चाहें, जैसे मान लो ये एक कार्बन है और ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो गया, राइट। कार्बोकेटाइन बनने के बाद ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो गया, हो जाएगा ना। देखो मान लो ये कार्बन है, अब इसके सारे तीनों बॉन्ड प्लेन में आ गए, तो जो वेकेंट ऑर्बिटल है, मान लो ये कार्बन है, इसके तीनों बॉन्ड प्लेन में आ गए, तो जो वेकेंट ऑर्बिटल है आपको ऐसा दिखेगा, है ना, ये प्लेन के ऊपर नीचे दिखेगा, है ना। दिस इज हैविंग पॉजिटिव चार्ज, वेकेंट ऑर्बिटल है ना। तो अब न्यूक्लियोफाइल क्या हो सकता है, ऊपर से भी अटैक कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पे हम लोग लेफ्ट और राइट ले लेते हैं, लेफ्ट से भी अटैक कर सकते हो, राइट, और दोनों की पॉसिबिलिटी 50-50% होगी, है ना। कोई जरूरी थोड़ी कि न्यूक्लियोफाइल, अब देखो इससे कंफ्यूज मत कर देना कि सर ये पॉजिटिव चार्ज तो आपने इधर लगाया तो न्यूक्लियोफाइल इधर से अटैक करेगा। अरे बेटा ये पॉजिटिव चार्ज तो पूरे डेफिशिएंसी को शो कर रहा है ना, इस पूरे ऑर्बिटल के अंदर ये डेफिशिएंट है। डेफिशिएंसी का मतलब, पॉजिटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन वहां से निकाल दिया गया। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हम लोग डाल सकते हैं, कार्बन के पास जो इस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन था उसको हमने निकाल दिया, बाहर कर दिया, है ना, तभी तो लिविंग ग्रुप निकल करके गया ना। देखो ध्यान से, लिविंग ग्रुप का ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन और ये लिविंग ग्रुप का इलेक्ट्रॉन ये निकल करके चला गया, तो कार्बन का एक ही इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ ना। उस एक इलेक्ट्रॉन के लॉस को हम यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज से शो करते हैं। पॉजिटिव चार्ज किसी एक ऑर्बिटल में नहीं है, याद रखना, ठीक है। सो क्या होगा बेसिकली, जब न्यूक्लियोफाइल मान लो इधर से अटैक करेगा तो ये तीनों ग्रुप, ये तीनों बॉन्ड पीछे की तरफ यानी कि इससे दूर चले जाएंगे, और अगर न्यूक्लियोफाइल इधर से अटैक करता है तो ये तीनों ग्रुप इस वाले डायरेक्शन से दूर चले जाएंगे, इस वाले डायरेक्शन के कंपैरिजन में दूर चले जाएंगे। मतलब क्या हुआ, न्यूक्लियोफाइल अगर आपने इधर ऐड किया तो A, Y एंड B ये तीनों दूसरी तरफ आ जाएगा, और न्यूक्लियोफाइल अगर आपने इधर ऐड किया तो इससे अब A, Y एंड B इस तरफ आ जाएगा। क्लियर है, ठीक है। सो इसके कारण से अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये दोनों जो स्ट्रक्चर हमने बनाए ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज है। सो बेसिकली दीज आर इनएंसियोमेरिक पेयर। इसको हम मिरर इमेज वाले 50-50%, यानी कि अगर 1:1 मोलर रेशियो में कोई इनएंसियोमर बनता हो तो हम उसे क्या बोलते हैं, रेसमिक मिक्सचर। और वैसे रेसमिक मिक्सचर ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, ठीक है। सो कार्बोकेटाइन में रीअरेंजमेंट भी पॉसिबल है और कार्बोकेटाइन में रेसमाइजेशन भी पॉसिबल है, इसको याद रखना है। Carbocation has rearrangement, carbocation has racemization. Where there will be carbocation, there will be rearrangement, there will be racemization as well. ठीक है, क्लियर है। तो rearrangement as well as racemization दोनों ही पॉसिबल है। racemization में क्या होता है, जब भी कोई मिक्सचर बनेगा तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव बन जाएगा, है ना। ऑप्टिकली इनएक्टिव बनने के लिए दोनों तरह के आइसोमर का बनना जरूरी है। मतलब अगर हम इसे R फॉर्म बोल दें तो दूसरा वाला S फॉर्म हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एक दूसरे का मिरर इमेज ही तो है। अगर ये वाला सेंटर मान लो कायरल है और इसकी जो है ऑप्टिकल एक्टिविटी आप देखोगे, इसको चेक करोगे तो मान लो ये R दिख रहा है आपको, तो ये वाला कायरल सेंटर भी होगा और इसका ऑप्टिकल एक्टिविटी S दिखेगा। क्यों, क्योंकि R का उल्टा S होता है और ये वाला एग्जैक्टली एक दूसरे का उल्टा है। अरे इसके तीनों बॉन्ड इधर हैं और इसके तीनों बॉन्ड इधर है, ठीक उल्टा नहीं हुआ क्या। न्यूक्लियोफाइल आपको इधर राइट हैंड साइड दिख रहा है, इसमें न्यूक्लियोफाइल लेफ्ट हैंड साइड दिख रहा है, राइट, सब्स्टिट्यूशन जो हुई है। तो जिसके कारण से इस स्ट्रक्चर को हम बोल सकते हैं कि एक दूसरे का एग्जैक्टली उल्टा स्ट्रक्चर है। तो ऑब्वियस ये बात है ना बेटा, अगर ये R हुआ तो ये वाला क्या हो जाएगा, S हो जाएगा,
राइट। ये R है तो ये S हो जाएगा, और दोनों की प्रोपोर्शन इस रिएक्शन मिक्सचर में 1:1 होगी। ऐसे मिक्सचर को 1:1 मोलर मिक्सचर को जिसमें कि दोनों की ऑप्टिकल एक्टिविटी डिफरेंट हो, 1:1 एनांसियोमेरिक मिक्सचर इज नोन एज रेसमिक मिक्सचर। सो जब भी SN1 रिएक्शन रेसमाइज करेगा तो ऑप्टिकली इनएक्टिव आइसोमर बनेगा। क्लियर है? नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट। Now, SN1 reaction are dependent on the concentration of nucleophile, are independent of the concentration of the nucleophile. SN1 reaction में न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट होता है रेट, यानी कि अगर हम लोग SN1 रिएक्शन के रेट को चेंज करना चाहते हैं, क्यों ऐसा? क्योंकि हम जानते हैं रेट ऑफ द रिएक्शन हमें कैसा दिखा था, K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट का मतलब जो हमने लिया था यहाँ पे CH3 है ना, C यहाँ पे Cl लिया था, ऐसा वाला सिर्फ इसके सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा था। हमारे पास न्यूक्लियोफाइल वाले टर्म थे ही नहीं यहाँ पे। न्यूक्लियोफाइल वाले अगर टर्म नहीं है तो न्यूक्लियोफाइल की कॉन्सेंट्रेशन से इंडिपेंडेंट, सिंपल है ना। सो SN रिएक्शंस आर इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल एंड न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अब यहाँ पे एक टर्म आया न्यूक्लियोफिलिसिटी। न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होता है ये हम लोग आगे देखेंगे, है ना। इसको हम लोग यहाँ पे एक छोटा सा चीज और नोट में लिखना, रिटेंशन इज स्लाइटली लेस फेवर्ड देन इन्वर्जन हुआ तो क्या हुआ, जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया, मान लो RL है, न्यूक्लियोफाइल है, एक न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होती है, मान लो 80% रेसमाइजेशन टेक्स प्लेस, मतलब 100 में से सिर्फ 80 मॉलिक्यूल रिएक्ट करेगा, 20 मॉलिक्यूल प्योर हो गया और 80 मॉलिक्यूल रेसमाइज कर गया, है ना। तो रेसमिक मिक्सचर 80% बनेगा और प्योर फेज जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, देखो प्योर मॉलिक्यूल मतलब ओरिजिनल मॉलिक्यूल कितना था, ओरिजिनल मॉलिक्यूल मतलब अगर ये R था तो और जो बचा हुआ मॉलिक्यूल है वो भी R रहेगा, है ना। तो इसमें क्या दिखेगा आपको, रेसमिक तो 80% बन गया। अब जो रेसमिक है उसमें क्या है, 40% R है और 40% S है ना। जो रेसमिक मिक्सचर है उसमें 40% आपका R है और 40% S है, क्योंकि हम लोग जानते हैं इक्विमोलर मिक्सचर को हम लोग रेसमिक बोलते हैं। अब बचा हुआ जो है वो भी R था, तो ये R और ये R मिलकर के कितना दिखेगा, प्योर फेज आपको दिखेगा 60%। तो 40% यहाँ का R और 20% यहाँ का R मिलकर 60, जबकि S 40 रहेगा उसमें। तो ओवरऑल ऑप्टिकल एक्टिविटी जीरो नहीं होगी। सर्टेनली यहाँ पे कुछ मॉलिक्यूल R का जो होगा रोटेशन वो डिफरेंट होगा कंपेयर टू दैट ऑफ द प्रोडक्ट का R, लेकिन फिर भी अगर आप बोला जाएगा कि R आइसोमर यानी कि रिटेन्ड आइसोमर कितने हो गए, तो रिटेन्ड आइसोमर वो रहेगा आपका 60। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जो है कॉन्फ़िगरेशन में कितना परसेंट रेसमाइजेशन है उसके बेसिस पे हम लोग ऑप्टिकल एक्टिविटी बता सकते हैं। हालांकि ये एक अलग कंसेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन है, बट स्टिल ऐसी सिचुएशन भी हमें ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट टर्म आता है यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिसिटी। नाउ न्यूक्लियोफिलिसिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होने वाला है। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी शुरू करने से पहले अगर मैं SN1 को सम अप करूं तो SN1 में क्या बताया, देयर आर 2 डिफरेंट फैक्टर विच अफेक्ट द रेट ऑफ SN1 रिएक्शन। द फर्स्ट इज स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा उतना ज्यादा SN1 रिएक्शन की रेट होगी। दूसरा था लीविंग टेंडेंसी ऑफ द लीविंग ग्रुप, जितना अच्छा लीविंग ग्रुप होगा उतना ज्यादा SN1 रिएक्शन फास्टर होगा, राइट। क्योंकि SN1 रिएक्शन की फर्स्ट स्टेप जो होती है RDS होती है, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। सो उसमें रीअरेंजमेंट भी पॉसिबल है एंड रेसमाइजेशन भी पॉसिबल है। रीअरेंजमेंट एंड रेसमाइजेशन एसोसिएटेड विद कार्बोकेटाइन हैज टू टेक प्लेस ऑलवेज इन SN1 रिएक्शन टाइप। ठीक है, नाउ इन चीजों को और डिटेल में हम लोग कुछ और एग्जांपल से देखेंगे, बट बिफोर दैट लेट्स मूव टू न्यूक्लियोफिलिसिटी। Now nucleophilicity is the measure of ease with which a nucleophile gives its electron to the electrophilic carbon attached to the leaving group। वो कार्बन जो लिविंग ग्रुप होल्ड कर रहा है उसको न्यूक्लियोफाइल अपनी इलेक्ट्रॉन कितनी आसानी से दे रहा है, इस मेजर को, इस मेजरमेंट, इस टेंडेंसी के मेजरमेंट को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिसिटी। अब जो अच्छा न्यूक्लियोफाइल है बेटा वो क्या करेगा, उस कार्बन को इलेक्ट्रॉन आसानी से दे देगा, है कि नहीं। जो अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, अच्छे न्यूक्लियोफाइल का मतलब यही होता है कि अपने इलेक्ट्रॉन को आसानी से दे देगा। न्यूक्लियोफाइल आर द इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, राइट। सो अपने इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे जितनी आसानी से ट्रांसफर करेगा जो न्यूक्लियोफाइल, उसे हम क्या बोलेंगे, वो एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। और अच्छे न्यूक्लियोफाइल की न्यूक्लियोफिलिसिटी हाई होगी, सिंपल है ना, बिकॉज न्यूक्लियोफिलिसिटी इज द मेजर ऑफ ईज विथ विच ए न्यूक्लियोफाइल गिव्स इट्स इलेक्ट्रॉन टू द इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन, राइट। अगर मान लो आपके पास कोई छोटा न्यूक्लियोफाइल है, लेट अस सपोज कि हमारे पास F- है और एक कोई I- है, तो ऑब्वियस सी बात है F- को इलेक्ट्रॉन होल्ड करने की टेंडेंसी ज्यादा है ड्यू टू इट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और साइज छोटा है, इसलिए हम लोग इसको देखेंगे कि ये कैसा दिखेगा, आपको हार्ड दिखेगा। दोनों पे एक ही मतलब सेम अमाउंट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज है, लेकिन इसकी साइज बड़ी है, तो साइज बड़ी होने के कारण इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी कम हो जाएगी, इसलिए इसको सॉफ्ट हम बोलेंगे और इसको हार्ड बोलेंगे।
राइट। हार्ड का मतलब इससे इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल, इस सरफेस से इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल, क्योंकि इसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, और इसकी डेंसिटी कम है, इसलिए इलेक्ट्रॉन सॉफ्ट है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है ना। सो ये एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल जैसा सर्व करेगा, ये एक खराब न्यूक्लियोफाइल जैसा सर्व करेगा। हम कहेंगे इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी कम है और इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा है। द वैल्यू ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी इज एडजस्टेड on the speed of the attack of nucleophile, so it is a kinetic parameter, है ना। एक न्यूक्लियोफाइल कितनी तेजी से, है ना, कितनी तेजी से इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन को अपना इलेक्ट्रॉन देता है ना, ऑन दैट पर्टिकुलर वैल्यू न्यूक्लियोफिलिसिटी इज एडजस्टेड, सो इट इज ए काइनेटिक पैरामीटर। काइनेटिक पैरामीटर टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होते हैं, टाइम पे डिपेंड करता है ना, ये टाइम वेरिएंट चीजें हैं, पैरामीटर्स हैं। तो आप इसे ऐसे समझ सकते हो, जिस रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल बहुत तेजी से इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन को अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा, उस न्यूक्लियोफाइल की इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा, राइट। अगर कोई न्यूक्लियोफाइल ऐसा है जो अपनी इलेक्ट्रॉन को मुश्किल से देता है, उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी कम, सिंपल है ना। नाउ फैक्टर अफेक्टिंग न्यूक्लियोफिलिसिटी, किन किन फैक्टर पे न्यूक्लियोफिलिसिटी डिपेंड करता है। सबसे पहला आता है पोलराइजिबिलिटी। ये टर्म हम लोगों ने पहले पढ़ लिया है। पोलराइजिबिलिटी क्या होती है? पोलराइजिबिलिटी इज नथिंग बट, पोलराइजिबिलिटी इज द टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, है ना, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज टू गेट डिस्टॉर्टेड। कोई इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज जैसे F- और I- में एक पॉजिटिव चार्ज के सामने कितनी आसानी से उसकी शेप डिस्टॉर्ट हो जाती है। मान लो आप इस वाले I- के सामने इलेक्ट्रॉन रख दो, एटम कोई पॉजिटिवली चार्ज हाई डेंसिटी पॉजिटिव चार्ज रख दोगे, है ना, तो देखोगे कि इसके इलेक्ट्रॉन सॉफ्ट होने के कारण इसकी तरफ ओरिएंट हो जाएगा, इसकी तरफ पोलराइज हो जाएगा, है ना। दिस इज कॉल्ड पोलराइजिबिलिटी ऑफ एनाइन। और लेकिन यही पॉजिटिव चार्ज सेम मैग्नीट्यूड वाला F के सामने रखे तो इसमें होगी डिस्टॉर्शन, लेकिन बहुत कम होगी, इतना कम कि नेग्लिजिबल हो गई, थोड़ा सा इसका शेप स्फेरिकल से थोड़ा सा डिस्टॉर्ट हो जाएगा। क्लियर है? सो इसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन्स आर हार्ड और टाइटर, हेल्ड टाइटर, है ना, इलेक्ट्रॉन्स आर हेल्ड टाइटर, सो लो पोलराइजिबिलिटी इन फ्लोरीन माइनस F- होगा, जबकि इलेक्ट्रॉन्स आर हेल्ड लूजली, सो मोर पोलराइजेबल आयन होंगे। क्लियर है? सो I- is better, having better polarizability, and F- is having lesser polarizability. Now polarizability is directly proportional to size. जिसका साइज बड़ा होगा सेम अमाउंट ऑफ चार्ज के साथ, जिस आयन की साइज, जिस एनायन की साइज बड़ी होगी, है ना, ऑब्वियस सी बात है वो ज्यादा पोलराइजेबल होगा। नाउ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जो एनायन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जो एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसे इलेक्ट्रॉन होल्ड करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, राइट। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द मेजर ऑफ होल्डिंग इलेक्ट्रॉन, नहीं, इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी अगर ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन देने की भी टेंडेंसी कम होगी, हम उसे क्या बोलेंगे, लेसर पोलराइजेबल है। सो द आयंस which have higher electronegativity, right, the atoms with the ion, जो ion form करता हो, having higher electronegativity value, certainly that will hold its electron very tightly, isn't it? So अगर इलेक्ट्रॉन बहुत टाइटली हेल्ड है तो इसका मतलब क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन कार्बन को नहीं दे पाएगा। सो those will be having lesser polarizability, right? So nucleophilicity is more when polarizability is more. तो सिंपली हम लोग nucleophilicity एंड polarizability को बोल सकते हैं that nucleophilicity is directly proportional to polarizability. अगर किसी न्यूक्लियोफाइल की न्यूक्लियोफिलिसिटी को बताना है तो पोलराइजिबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए, राइट। अच्छा, अगर मैं बोलूं कि बताओ पोलराइजिबिलिटी की वेरिएशन इन द पीरियोडिक टेबल क्या होगा, जैसे अगर आप लेफ्ट टू राइट मूव करोगे तो पोलराइजिबिलिटी डिक्रीज करेगी, क्यों? बड़ा सिंपल है आंसर, देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेफ्ट टू राइट जाने से इंक्रीज होती है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी तो पोलराइजिबिलिटी डिक्रीज होगी। डाउन द ग्रुप अब अगर आप देखोगे तो पोलराइजिबिलिटी इंक्रीज होगी। क्यों? रीजन है क्योंकि साइज नीचे जाने से बढ़ता जाता है। इसमें आप चाहो तो रीजन लिख सकते हो, सिंस साइज इंक्रीजेस, है ना, साइज इंक्रीज होगी तो पोलराइजिबिलिटी भी बढ़ता चला जाएगा। साइज जैसे जैसे एटम का बड़ा होगा, इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान हो जाएगा, और निकालने आसान होने के कारण पोलराइजिबिलिटी भी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो वेरिएशन इन पीरियड एंड ग्रुप हमने देख लिया कि पोलराइजिबिलिटी की वेरिएशन इन पीरियड एंड ग्रुप क्या होती है, राइट। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। नाउ अगर आपको कंपेयर करना है I-, Br-, Cl- और F- में, तो हम कंपेयर कर सकते हैं बहुत इजीली। I- सबसे बड़ा साइज होगा इसलिए इसकी पोलराइजिबिलिटी सबसे ज्यादा, और ग्रुप में F- सबसे छोटा होगा इसलिए इसकी पोलराइजिबिलिटी सबसे कम। अब मान लो यही चीज बोल दिया जाए कि SH- और OH- में कंपेयर करके बताओ कि किसकी पोलराइजिबिलिटी ज्यादा होगी, तो हम जानते हैं O और S में O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है,
राइट। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, सेम अमाउंट ऑफ चार्ज है, इसलिए जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसकी पोलराइजेबिलिटी कम, और जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसकी पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा। नाउ सेम चीज़ अगर H2S और H2O में कंपेयर किया जाए तो H2S की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, इसलिए ज़्यादा पोलराइजेबल, और H2O में O की पोलराइजेबिलिटी, क्योंकि लोन पेयर इन्हीं के पास है, राइट, ऐसे इनके पास लोन पेयर है, तो लोन पेयर हमें S से निकालना है, H से नहीं निकालना है, राइट। तो इसके कारण से ये लोन पेयर के कारण इसकी पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होगी, है ना। इसके कारण से यहाँ पे लोन पेयर है, और ये लोन पेयर कार्बन को अपने हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण नहीं दे पाएगा, इसलिए इसकी पोलराइजेबिलिटी कम होगी और इसकी पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होगी। क्लियर है। नाउ अब अगर मैं यही चीज़ PH3 और NH3 में देखूं तो PH3 देखो फॉस्फोरस लेसर इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, तो ज़्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देगा, N नहीं दे पाएगा। सिमिलरली अगर बोलूँ CH3 NH2 OH- और F- में कंपेयर करके बताओ, तो देखो लेफ्ट टू राइट जाते समय हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती हुई दिखेगी, सभी पे सेम अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज है ना। तो हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की हायर वैल्यू वाले एटम की पोलराइजेबिलिटी हम जानते हैं कम होती है, तो F की सबसे कम हो जाएगी और CH3 की सबसे ज्यादा हो जाएगी, राइट। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, इसका रीजन भी मैंने नीचे लिख दिया है। अगर आपको SH- और H2S में देखना है तो हमेशा याद रखना, एक नेगेटिव आयन की कंपैरिजन अगर हम उसी के न्यूट्रल मॉलिक्यूल से करेंगे तो नेगेटिव आयन वाले मॉलिक्यूल की, नेगेटिव आयन वाले स्पीसीज की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी न्यूक्लियोफिलिसिटी होगी वो हमेशा ज़्यादा होगा। H2S का कॉन्जुगेट बेस है, ये दिख रहा है आपको, ये कॉन्जुगेट बेस है, तो इसके कारण से कॉन्जुगेट बेस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा होगी। उसी तरह से H2O का कॉन्जुगेट बेस OH- इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा होगी। NH3 और NH2 में माइनस में अगर आप देखोगे तो NH2- इज द कॉन्जुगेट बेस ऑफ NH3। कॉन्जुगेट बेस की हमेशा न्यूक्लियोफिलिसिटी उसके एसिड से ज़्यादा होती है, तो इस बात को आप लिख सकते हो, है ना। न्यूक्लियोफिलिसिटी, चलो इस बात को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको आप नोट कर लेना। न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ conjugate base is always greater than its acid, है ना। उसकी एसिड से कॉन्जुगेट बेस की न्यूक्लियोफिलिसिटी हमेशा ज़्यादा होगी, तो ये बात याद रखिएगा आप, है ना। न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स एसिड। जैसे अगर मैं बोलता तो ये वाला एसिड होता, राइट, ये आपका एसिड होता, दिस शुड बी, ये हमारा एसिड होता और ये कॉन्जुगेट बेस होता। उसी तरह से ये कॉन्जुगेट बेस है और ये एसिड है ना, ये कॉन्जुगेट बेस है और ये एसिड है ना। एसिड से कॉन्जुगेट बेस बनाने का मेथड क्या है, उसके H+ आयन निकाल दो, उससे कॉन्जुगेट बेस बन जाएगा, ये हमने पहले भी देखा है। नाउ अगर मैं बताओ इनको कंपेयर करूं, बताओ इनमें से न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस इज ऑलवेज ग्रेटर देन, हमने लिख दिया ऊपर। ना कुछ मॉलिक्यूल मैंने एग्जांपल में दे रखे हैं, अब मैंने बोला कि बताओ इसमें से आप बताइए कि कौन अच्छा न्यूक्लियोफिलिसिटी शो करेगा। H2O, ROH, H2O, PHOH एंड COH की एसिडिक स्ट्रेंथ हम जानते हैं, पहले से हमने कर रखी है, ये वाला आपको याद रहना चाहिए, राइट। नाउ इसके हिसाब से अगर आप यहाँ पे देखोगे इनको कंपेयर करके, तो इनके कॉन्जुगेट बेस का ऑर्डर कुछ ऐसा हो जाएगा, राइट। रिवर्स ऑर्डर हम लोग लिख सकते हैं, कॉन्जुगेट बेस का सबसे वीक होगा और इसका कॉन्जुगेट बेस सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होगा। न्यूक्लियोफिलिसिटी का भी सेम ही ऑर्डर होता है, तो इसको याद रखना, कॉन्जुगेट बेस इज प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियोफिलिसिटी, है ना। तो सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल ये हो जाएगा और सबसे वर्स्ट न्यूक्लियोफाइल ये हो जाएगा। क्लियर है। तो इस पे बेस ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें न्यूक्लियोफिलिसिटी को कंपेयर करने के लिए आपको बोला जाता है। नाउ अब यहाँ पे देखो, आपके पास यहाँ पे लेट अस सपोज कि आपके पास एक और फैक्टर आता है जिसको हम लोग बोलते हैं सॉल्वेशन। नाउ सॉल्वेशन क्या होता है, सॉल्वेशन कब आता है पिक्चर में, सॉल्वेशन की एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ना। सॉल्वेशन इट इज डिफाइंड एज द इंटरेक्शन बिटवीन न्यूक्लियोफाइल एंड द सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का रोल कब आता है, देखो जैसे मैंने फर्स्ट लेक्चर में पार्ट 1 में मैंने बताया था आपको कि अगर आपको आइसोप्रोपाइल क्लोराइड की, है ना, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड जो हमने लिया था, उसके लिए आपको डिसाइड करना हो SN1 SN2 कौन सा होगा, तो सबस्ट्रेट इटसेल्फ इज नॉट एनफ टू डिफाइन वेदर इट विल गो SN1 और SN2, राइट। SN1 और SN2 नहीं डिफाइन कर पाएगा, क्योंकि वो SN1 भी दिखा सकता है, SN2 भी दिखा सकता है, तो किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा सॉल्वेशन पे, है ना। So it is defined as the interaction between nucleophile and the solvent molecule. The attraction developed by the ion with solvent molecule results in the release of energy. The energy released is called solvation energy, right? जो इंटरेक्शन, अगर मान लो आप किसी सॉल्यूट मॉलिक्यूल को या किसी मान लो आपके पास कोई आयन है, उसकी अगर आप इंटरेक्शन सॉल्वेंट से करा रहे हो तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप करेगी, और उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में
इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण कुछ एनर्जी रिलीज होती है, चारों तरफ से ये सराउंड हो जाएगा, है ना। और जैसे Cl माइनस है तो इस तरफ पूरे सराउंडिंग में आप देख सकते हो, इस पूरे सराउंडिंग में वाटर मॉलिक्यूल इसके चारों तरफ घूम जाएगा, ऐसा है ना, मतलब पूरे चारों तरफ सराउंडिंग में वाटर मॉलिक्यूल होंगे। ऑब्वियस सी बात है ना, मान लो जैसे आपने पानी लिया, इस पानी में मान लो Cl माइनस रख दिया, जब तक Cl माइनस बाहर है तब तक इसके बाहर में थोड़ी पानी, इसके सराउंडिंग में पानी नहीं है, लेकिन जैसे एक बार ये मान लो सॉल्यूशन में चला गया, इसके चारों तरफ वाटर मॉलिक्यूल आ जाएंगे, और वाटर मॉलिक्यूल आने के कारण सर्टेनली इनके बीच में इंटरेक्शन होगी। इंटरेक्शन कैसी होगी? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाली, बिकॉज वाटर इज पोलर मॉलिक्यूल, है ना, और Cl माइनस आयन है, तो आयन डायपोल इंटरेक्शन होगी। आयन डायपोल इंटरेक्शन के कारण फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप करेगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज़्यादा डेवलप करेगा उतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है, हम ये जानते हैं, राइट। जितना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी, तो जितना ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगा उसे ही हम लोग सॉल्वेशन एनर्जी बोलेंगे। सो हायर द एनर्जी रिलीज, हायर विल बी द सॉल्वेशन एनर्जी। So the energy released during the interaction of a solvent and a solute molecule, right, is called solvation energy। या किसी भी मॉलिक्यूल से सॉल्वेंट की इंटरेक्शन होगी तो हम उसे उसकी सॉल्वेशन एनर्जी बोल सकते हैं, राइट। नाउ यहाँ पे देखो, द सॉल्वेंट इज वाटर, है ना, द सॉल्वेंट इज वाटर, एनर्जी रिलीज इज कॉल्ड हाइड्रेशन एनर्जी। अगर मान लो आपके पास सॉल्वेंट अगर वाटर होता है तो यही सॉल्वेशन एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रेशन एनर्जी के टर्म में हम बोलेंगे। एक जनरल टर्म है सॉल्वेशन एनर्जी, जो अलग अलग सॉल्वेंट के लिए अलग अलग नाम होगा। जैसे मान लो वाटर, मोस्ट ऑफ द रिएक्शन में हमारे पास, इसलिए मैंने इसे मेंशन भी कर दिया, मोस्ट ऑफ द रिएक्शन में हमारे पास हाइड्रेशन जो होता है, यानी कि वाटर जो होगा वो हमारा सॉल्वेंट होगा। सो हम ज्यादातर टर्म हम हाइड्रेशन एनर्जी जैसे यूज करेंगे। नाउ कॉन्सिक्वेंस ऑफ सॉल्वेशन क्या क्या हो सकता है? अगर सॉल्वेशन ज्यादा होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, राइट। किसके किसके बीच में? जिसकी सॉल्वेशन हो रही है और सॉल्वेंट के बीच में, राइट, उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी। नंबर ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, है ना, इस ये सॉल्वेशन भी डिपेंड करता है कि कितने सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इंटरेक्ट करेंगे। सॉल्वेशन की एक्सटेंट, कितना ज्यादा सॉल्वेशन होगा, ये डिपेंड करेगा कि आपके पास कितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है सॉल्वेशन के लिए, एंड कितने मॉलिक्यूल सराउंडिंग में प्रेजेंट है। ये सराउंडिंग अगर आप देख लोगे तो अगर ज्यादा मॉलिक्यूल सराउंडिंग में प्रेजेंट है इसका मतलब ज्यादा सॉल्वेशन होगा, कम मॉलिक्यूल प्रेजेंट है यानी कि कम सॉल्वेशन होगी। मान लो किसी सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है ना, कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होने का मतलब है कि ज्यादा आयंस होंगे, ज्यादा इंटरेक्शन होगा। कॉन्सेंट्रेशन कम है, इसका मतलब कम आयंस होंगे, कम इंटरेक्शन होगा, राइट। सराउंडिंग में आयंस अगर कम होंगे तो इंटरेक्शन भी कम होगी, राइट। तो इस तरह से हम लोग सॉल्वेशन की एक्सटेंट बता सकते हैं। नाउ हायर द एक्सटेंट ऑफ सॉल्वेशन, हायर द नंबर ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल दैट विल स्टिक ऑन द सरफेस ऑफ इंटरेक्टिंग आयन। अगर मान लो ए कि सॉल्वेशन ज्यादा हो रही है, मतलब इसके सरफेस पे ज्यादा मॉलिक्यूल चिपक जाएंगे, और ज्यादा मॉलिक्यूल चिपक जाएगा तो इसकी साइज काफी बड़ी हो जाएगी, नहीं, मल्टी लेयर में एटम इसके ऊपर ऐसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण, तो काफी बड़ी साइज हो जाएगी। जबकि अगर सॉल्वेशन की एक्सटेंट कम है तो इसके ऊपर कम मॉलिक्यूल चिपक पाएगा। नाउ अगर जिस मॉलिक्यूल के ऊपर ज्यादा सॉल्वेशन हो पाएगी उसकी सॉल्वेटेड आयन की साइज काफी बड़ी होगी, जिस मॉलिक्यूल के ऊपर कम मॉलिक्यूल चिपक पाएंगे, कम सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल चिपक पाएंगे, उसके सॉल्वेटेड आयन की साइज छोटी होगी। ये बात समझ में आती है क्या? सो साइज ऑफ सॉल्वेटेड आयन इज हायर, किस केस में? जब सॉल्वेशन ज्यादा होगा। साइज ऑफ सॉल्वेटेड आयन इज लेसर, यहाँ पे साइज ऑफ सॉल्वेटेड आयन इज लेसर, और ये साइज किस पे डिपेंड करता है? इनिशियल आयन के साइज पे डिपेंड करता है। अगर आयन की साइज की चार्ज डेंसिटी, मान लो कोई आयन है उसकी चार्ज डेंसिटी काफी हायर है, चार्ज डेंसिटी कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग? देखो चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था, चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू होता है चार्ज बाय रेडियस स्क्वायर, है ना। इसका मतलब क्या होगा? जितना ज्यादा चार्ज होगा उतनी ज्यादा चार्ज डेंसिटी होगी, जितना छोटा होगा रेडियस उतनी ज्यादा चार्ज डेंसिटी होगा। रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल और चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो देखो बेटा, इस वाले में आयन की साइज छोटी है, रेडियस इसकी छोटी है, इस वाले में रेडियस आयन की बड़ी है, तो R2 यहाँ पे मैंने लिखा है, अगर आप ध्यान से देखोगे R2 सॉल्वेटेड आयन की, यहाँ पे रेडियस ये पूरे सॉल्वेटेड आयन की है, लेकिन आयन की साइज कैसी है? अगर आप A की साइज, A प्लस और B प्लस की साइज अगर आप देखोगे तो A प्लस आयन की साइज छोटी है। साइज ऑफ A प्लस आयन इज लेसर कंपेयर टू दैट ऑफ साइज ऑफ B प्लस आयन, है ना। तो B प्लस आयन से साइज ऑफ A प्लस आयन छोटी है, इसलिए चार्ज डेंसिटी A प्लस आयन की ज्यादा होगी, राइट। चार्ज डेंसिटी A प्लस आयन की ज्यादा, जबकि चार्ज डेंसिटी B प्लस आयन की कम। ये बात समझ में आती है क्या? है ना, इन दोनों को कंपेयर कर पाएंगे हम लोग, चार्ज डेंसिटी इसकी ज्यादा होगी।
अगर चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी तो इसके ऊपर ज़्यादा सॉल्वेंट मॉलिक्यूल चिपकेंगे, तो इसकी साइज ऑफ सॉल्वेटेड आयन, जिसको हमने R1 से रिप्रेजेंट किया, और यहाँ पे जिसको मैंने R2 से रिप्रेजेंट किया, ये इनको अगर आप कंपेयर करोगे तो साइज ऑफ R1 विल बी फार फार हाइयर कंपेयर टू दैट ऑफ साइज ऑफ B प्लस आयन। ठीक है, सो इस तरह से R1 काफ़ी बड़ा हो जाएगा और R2 काफ़ी छोटा हो जाएगा। नाउ जिस आयन की साइज सॉल्वेशन के बाद काफ़ी बड़ी हो जाएगी, उसकी आयनिक मोबिलिटी भी कम हो जाएगी। बड़ा आयन कम मूव कर पाएगा और छोटा आयन जल्दी मूव कर पाएगा, राइट। नाउ फैक्टर अफेक्टिंग सॉल्वेशन, जो ज़्यादा जल्दी मूव कर पाएगा उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा होगी, और जो कम मूव कर पाएगा उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी कम होगी। वो भाई कार्बन के पास पहुंचने में बहुत देर लगा देगा जो कम मूव कर पाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, इलेक्ट्रॉन भी बहुत धीमे धीमे देगा, बहुत धीरे धीरे देगा, उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी कम हो जाएगी, है ना। सो वैसा आयन जो फास्टर मूव करता हो उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा होगी। नाउ फैक्टर अफेक्टिंग द एक्सटेंट ऑफ सॉल्वेशन, किन किन फैक्टरों को हम ध्यान रखेंगे जिसमें सॉल्वेशन ज़्यादा होनी चाहिए। सबसे पहला चार्ज डेंसिटी, हायर द चार्ज डेंसिटी हायर द सॉल्वेशन ऑफ द आयन। दूसरा हायर द एक्सटेंट ऑफ सॉल्वेशन, जितना ज़्यादा सॉल्वेशन होगा उसकी चार्ज डेंसिटी, मतलब चार्ज डेंसिटी पे डिपेंड करेगा, है ना। जितना ज़्यादा चार्ज डेंसिटी उतना ज़्यादा एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन सॉल्वेशन, जितना ज़्यादा चार्ज डेंसिटी उतनी ज़्यादा साइज ऑफ द सॉल्वेटेड आयन, जितना ज़्यादा चार्ज डेंसिटी उतना ही कम आयनिक मोबिलिटी। इस बात को हमने ऊपर डिस्कस कर दिया, इसको एक बार ध्यान से समझ लेना, बहुत अच्छे से दिमाग में बिठा लेना, क्योंकि ये सारी चीज़ें हम आगे यूज़ करेंगे। नाउ नेक्स्ट, नेचर ऑफ द सॉल्वेंट, कितने तरह का सॉल्वेंट होता है। पहला टाइप का सॉल्वेंट होता है जिसको हम लोग पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट बोलते हैं, है ना। दिस टाइप ऑफ सॉल्वेंट्स आर केपेबल ऑफ कॉजिंग सॉल्वेशन टू अ ग्रेटर एक्सटेंट एज दे कैन डेवलप फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थ्रू H बॉन्डिंग, है ना। जो पोलर प्रोटिक टाइप के सॉल्वेंट होते हैं उनके पास हाइड्रोजन होता है और ये ज़्यादा अच्छा सॉल्वेशन कर सकते हैं, मतलब सॉल्वेंट की एक्सटेंट इसमें काफ़ी ज़्यादा होती है। अब मैं सॉल्वेशन के एक्सटेंट की कंपैरिजन करने जा रहा हूँ, तो जो सॉल्वेंट पोलर प्रोटिक है ना वो ज़्यादा सॉल्वेट कर पाएगा, वो किसी भी आयन की सॉल्वेशन एक्सटेंट बहुत अच्छी कर पाता है, राइट। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। दिस रिजल्ट्स इन हायर स्टेबिलिटी एंड लेस आयनिक मोबिलिटी एंड लेस न्यूक्लियोफिलिसिटी। अगर मान लो कोई आयन है, उसमें मैंने बोल दिया कि इसकी एक्सटेंट ऑफ सॉल्वेशन काफ़ी ज़्यादा हो, तो इसकी साइज क्या होगी, काफ़ी बड़ी हो जाएगी। बड़ी हो जाने के कारण इसकी मोबिलिटी कम हो जाएगी, इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी भी कम हो जाएगी। अगर सॉल्वेंट ज़्यादा है, कब होगा, ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। मान लो यहाँ पे कोई HA पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, तो ना पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या क्या हो सकते हैं, वाटर हो सकता है, ROH हो सकता है, HX हो सकता है, COH हो सकता है, और कोई भी एसिड हो सकता है। आपने देखा इन सभी में हाइड्रोजन कॉमन है, हाइड्रोजन होना चाहिए मॉलिक्यूल में। रिप्लेसेबल हाइड्रोजन अगर है तो इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होगी, और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के केस में एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा होती है, राइट। एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा तो इसका मतलब साइज ऑफ सॉल्वेटेड आयन ज़्यादा, और साइज ऑफ सॉल्वेटेड आयन इसका मतलब आयनिक मोबिलिटी कम, और आयनिक मोबिलिटी का मतलब न्यूक्लियोफिलिसिटी भी कम। क्लियर है। नाउ अगर मैं यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे मैंने एक छोटा सा एग्जांपल ले लिया था, पूछा था कि भाई ऑर्थोबोरिक एसिड की अगर आपसे पूछी जाए बताओ बेसिसिटी कितनी है, तो इसकी बेसिसिटी 1 होती है। इसको आप 3 मत बोल देना, क्योंकि 3 OH इसके अंदर प्रेजेंट है ना। ये एक अलग केस है, इस पर क्या होता है, OH माइनस आयन जो है ये एक्सेप्ट कर सकता है सिर्फ एक ही, है ना। एक मतलब थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक है, आप इसको देख लें। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हम समझ गए। नाउ पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होता है। पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट्स आर बेसिकली दोज, अगर मैं पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट की बात करूं तो पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट आप इसे ऐसे लिखिएगा, यहाँ पे ऐसा नहीं है ना, पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट, राइट। नाउ पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होता है। पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट्स आर, इसमें गैप नहीं है ना। पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट्स आर दोस्त जिसमें पोलैरिटी तो हो लेकिन हाइड्रोजन नहीं हो, जैसे फॉर एग्जांपल एसीटोन, है ना, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, है ना। इसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी मैंने यहाँ पे लिख दी, इसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 21 होती है, इसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 47 होती है, इसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 38 होती है। तो अगर इन तीनों में ज्यादा पोलर बोला जाए तो सबसे ज्यादा पोलर DMSO होता है ना, इसको याद रखना, है ना। तो इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे हम बोल सकते हैं, तो पोलैरिटी आप यहाँ से कंपेयर कर पाओगे, 2 सबसे ज्यादा पोलर, उसके बाद 3, उसके बाद 1, पोलैरिटी ऑर्डर है ये तीनों सॉल्वेंट का। तो पोलैरिटी अगर बढ़ेगी तो सर्टेनली एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन भी थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा, राइट। मतलब सॉल्वेशन की एक्सटेंट भी थोड़ी थोड़ी बढ़ती चली जाएगी। सो दीज आर द सॉल्वेंट केपेबल ऑफ कॉजिंग सॉल्वेशन टू अ वेरी स्मॉल एक्सटेंट। हालांकि इसमें एक हाइड्रेशन जो है या सॉल्वेशन जो है वो बहुत अप्रिशिएट नहीं करी जाती, लेकिन सॉल्वेशन होगा, थोड़ा होगा। जितना पोलर प्रोटिक में हो पा रहा था उतना पोलर एप्रोटिक में नहीं हो पाएगा, है ना, उतनी पॉसिबल नहीं है, लेकिन बहुत कम एक्सटेंट तक अप्रिशिएट होती है। मतलब हम अगर बिना सॉल्वेशन के समझ पाए तो वो ज़्यादा बेटर मेथड होगा इन केस ऑफ पोलर एप्रोटिक। हमें उस समय ये नहीं सोचना है कि इसमें सॉल्वेशन हो रही है ना।
जब सॉल्वेशन नहीं होगी तो जो छोटा आयन होगा उसकी मूवमेंट ज़्यादा होने लगेगी, राइट। तो छोटा आयन सॉल्वेशन पे ज़्यादा अच्छा मूव करेगा, उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा हो जाएगी। नाउ ये कुछ एग्जांपल है पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट के, ये सारे एग्जांपल्स आप याद रखिएगा। एसीटोन, डीएमएसओ डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, एनएन डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, इसको डीएमएफ बोलते हैं, है ना। नाउ कुछ अलग से एग्जांपल भी है, कुछ ईथर होते हैं, क्राउन ईथर, ईथर एंड क्राउन ईथर में ईथर का एग्जांपल मैंने दिया है, कुछ ये ईथर्स हैं, है ना। कुछ साइक्लिक ईथर भी है, टीएचएफ, है ना, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, पायरान, है ना, ऐसा कोई साइक्लिक कंपाउंड हो, इस तरह के ईथर को हम लोग क्राउन ईथर बोलते हैं, है ना। क्राउन ईथर का एक अच्छा एग्जांपल यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है, जैसे ये 18 क्राउन ईथर है, दिस स्ट्रक्चर इज 12 क्राउन ईथर। 12 क्राउन सिर्फ नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम को काउंट कर रहे हैं इसके अंदर, राइट, मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम को काउंट कर रहे हैं। जैसे इसमें अगर आप कार्बन काउंट करोगे तो 12 कार्बन है टोटल, है ना। यहाँ पे अगर मतलब 12 मेंबर रिंग है इसके अंदर, है ना, 12 मेंबर रिंग आप अगर काउंट करना चाहते हो तो देख सकते हो 12 का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12 मेंबर रिंग है, और इसके अंदर 4 ऑक्सीजन एटम है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, 12 क्राउन 4 ईथर बोलते हैं। इसके अंदर देखोगे तो 18 मेंबर्स है और 6 ऑक्सीजन एटम है, इसलिए 18 क्राउन 6 ईथर बोलेंगे हम इसे, है ना। इसका एक सिंपल सा नॉमेनक्लेचर चलता है। ऑल दीज आर पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट, है ना, पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट। ना ये जो इंट्रैक्शन मैंने दिखाया, ये मैंने ये दिखाया कि भाई कैसे ये किसी पॉजिटिव आयन को ट्रैप कर लेता है, और ट्रैप करने के कारण जो है इसकी सॉल्वेशन इस तरह से होती है, पोलैरिटी के कारण होती है ना। पोलैरिटी के कारण इस तरह की इंटरेक्शन आपको दिख सकता है, ठीक है। तो क्राउन ईथर में भी ये क्या होता है, पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट होगी, और इसमें सॉल्वेशन की बहुत अच्छी एक्सटेंट हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे, यानी कि हम इसे कंसिडर नहीं कर पाएंगे, राइट। नाउ अगर आपके पास मान लो कोई ऐसा दे दिया जाए, अब इन दोनों चीज़ों की एप्लीकेशन की बात हो रही है। नाउ लेट अस सपोज आपके पास I- हो और F- हो, और इसमें बताना हो कि आपके पास आप एक हमने वाटर एज ए सॉल्वेंट ले लिया। अब मैंने बताया कि बताओ I- और F- इस यहाँ पे ये दोनों को यहाँ तक ट्रैवल करना और इस कार्बन पे अटैक करना है, कौन जल्दी पहुंच पाएगा? भाई वही जल्दी पहुंच पाएगा जिसकी सॉल्वेशन कम हो रही। ना हमारे पास पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, हम जानते हैं इसमें सॉल्वेशन बहुत अच्छे से अप्रिशिएट होता है, तो जो छोटा आयन है वो बहुत ज़्यादा सॉल्वेट हो पाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर आप यहाँ पे फ्लोरीन लोगे तो फ्लोरीन क्या हो जाएगा, चारों तरफ से ऐसे बहुत ज़्यादा सॉल्वेट हो जाएगा, इसके चारों तरफ वाटर मॉलिक्यूल बहुत सारे घिर जाएंगे, और वाटर मॉलिक्यूल घिरने के कारण इसकी साइज काफ़ी बड़ी हो जाएगी। सो फ्लोरीन इज अ वीकर न्यूक्लियोफाइल कंपेयर टू दैट ऑफ I- इन वाटर, है ना। इसी बात को मैंने यहाँ पे लिख दिया है, अच्छे से आप एक बार पढ़ लेना। मैंने लिखा है एज वाटर इज ए पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट सो सॉल्वेशन विल टेक प्लेस टू अ ग्रेटर एक्सटेंट, है ना। यहाँ पे क्या होगा, सॉल्वेशन बहुत अच्छी हो पाएगी, विच विल इन हायर एक्सटेंट ऑफ सॉल्वेशन ऑफ F-, है ना, जिसमें कि अगर आप देखोगे कि F- की एक्सटेंट ऑफ सॉल्वेशन ज़्यादा होगी, है ना, विच विल हायर इन सॉल्वेशन ऑफ F-। सो lesser ionic mobility, so weaker the nucleophilicity, so I- is a better nucleophile than F- in H2O। I- और F- को अगर आप वाटर में कंपेयर करोगे तो I- एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा, क्योंकि इसकी सॉल्वेशन उतनी नहीं हो पाएगी जितना F- का सॉल्वेशन। क्यों? क्योंकि F- की चार्ज डेंसिटी यहाँ पे ज़्यादा है, I- की चार्ज डेंसिटी कम है, इसके कारण से सॉल्वेशन इसकी कम हो पाएगी। तो सॉल्वेटेड आयन का साइज इसका छोटा, इसके सॉल्वेटेड आयन का साइज बड़ा, इसलिए यहाँ से यहाँ तक मूव करने में इसको टाइम लग जाएगा, जबकि ये जल्दी से आकर के अटैक कर देगा, राइट, ये फास्टर आकर अटैक कर देगा। तो I- इज अ बेटर न्यूक्लियोफाइल कंपेयर टू दैट ऑफ F- इन वाटर। ओके, सो अगर मैं यही चीज क्या होगा अगर मैं इसको, इसमें जो आपका सॉल्वेंट है उसको चेंज करके मैं एसीटोन में कन्वर्ट कर दूं, अगर मैं सॉल्वेंट एसीटोन में कन्वर्ट कर देता हूं तो क्या होगा, अब ये पोलर ए प्रोटिक टाइप का सॉल्वेंट है, और पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट में हम जानते हैं कि सॉल्वेशन जो है अप्रिशिएट नहीं होती है। इसका मतलब क्या होगा, ना तो I- का सॉल्वेशन होगा ना तो F- का सॉल्वेशन होगा। अब सॉल्वेशन हुआ ही नहीं तो इसका मतलब जो ओरिजिनल साइज है वही रह जाएगा। अब इन दोनों साइज में किसकी साइज छोटी, इन दोनों आयन में साइज F की छोटी, I की बड़ी, I की बड़ी साइज, F की, F जल्दी अटैक कर पाएगा, I अटैक नहीं कर पाएगा, और F जो है एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल के जैसा सर्व करेगा। सो F इज अ बेटर न्यूक्लियोफाइल देन I- इन एसीटोन, जबकि वाटर में F- एक वीकर न्यूक्लियोफाइल था कंपेयर टू दैट ऑफ I-। क्लियर है, एकदम क्लियर है, बिल्कुल अच्छे से समझ गए इस बात को। इस बात को मैंने आपके लिए यहाँ पे लिख भी दिया है, ध्यान से देखो। एज सॉल्वेंट इज पोलर ए प्रोटिक सो सॉल्वेशन इज नॉट वेरी अप्रिसिएबल, है ना। यहाँ पे सॉल्यूशन कैसा है भाई, सॉल्वेंट कैसा है, पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट है, और पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट का मतलब है कि सॉल्वेशन इसमें होगी ही नहीं, होना ही नहीं है, इसमें अप्रिशिएट ही नहीं करेंगे हम लोग। सो अगर आप कंपेयर करोगे, सो F
being smaller in size will have higher ionic mobility and nucleophilicity too. यानी कि F की साइज छोटी है इसलिए न्यूक्लियोफिलिसिटी भी हायर होगी और मोबिलिटी भी ज़्यादा होगी. सो F माइनस सर्व्स एज अ बेटर न्यूक्लियोफाइल एज कम्पेयर टू दैट ऑफ I माइनस. क्लियर है सबको? क्या बताओ यहाँ तक? I माइनस जो है एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल सर्व नहीं करेगा क्योंकि उसकी साइज बड़ी होगी. F माइनस एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल बनेगा क्योंकि उसकी साइज छोटी है, क्योंकि सॉल्वेशन हो ही नहीं रहा है. करेक्ट? तो हमने दोनों सॉल्वेंट का यूज देखा. अब मैं अगर बोल दूं कि सॉल्वेंट के बेसिस पे डिसाइड करना है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है इसका मतलब है सॉल्वेशन नहीं होगी, पोलर प्रोटिक है इसका मतलब सॉल्वेशन होगा. क्लियर है क्या? सॉल्वेशन जब होगा तो जो चार्ज डेंसिटी हायर वाले आयन है उसकी सॉल्वेशन होने लगेगी और वो एक खराब न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा, मतलब एक वीकर न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा. ओके नाउ अब अगर मैं यहाँ पे बोलूं सिलेक्शन ऑफ सॉल्वेंट की बात अगर मैं करूं, SN1 के लिए कौन सा अच्छा सॉल्वेंट होगा? भाई SN1 के लिए न्यूक्लियोफिलिसिटी पिक्चर में ही नहीं आती, कार्बोकेटाइन पिक्चर में आता है. तो कार्बोकेटाइन कैसा है? एक आयन है, आयन को स्टेबलाइज करने वाला पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होना चाहिए. सो रिमेंबर ऑलवेज पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट आर प्रीफर्ड सॉल्वेंट फॉर SN1 रिएक्शन. पहला चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से सीख लेना है ना. पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट आर प्रीफर्ड फॉर SN1 रिएक्शन. नंबर 2, we require solvation of intermediate to take place which will form in step 1. हमें पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्यों चाहिए भाई? क्योंकि जो इंटरमीडिएट बन रहा है उसकी स्टेबिलिटी करानी है, हमें उसे स्टेबलाइज करना है. राइट? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जो है कार्बोकेटाइन को ज़्यादा अच्छे से स्टेबलाइज कर पाता है. कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट को पोलर प्रोटिक अच्छे से सॉल्वेट कर पाएगा, इसलिए हम लोग पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट नहीं लेंगे. क्लियर है? सो दूसरा रिक्वायरमेंट क्या है? वी रिक्वायर सॉल्वेशन ऑफ इंटरमीडिएट, सो वी नीड पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट. नाउ थर्ड पॉइंट, ड्यू टू सॉल्वेशन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन इज इंक्रीज्ड ड्रास्टिकली. है ना? अगर सॉल्वेशन होती है तो कार्बोकेटाइन बहुत अच्छा हो पाता है, इसके कारण से पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ही हमें लेना चाहिए. चौथा रीजन, इन द रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ न्यूक्लियोफाइल कंसंट्रेशन एंड न्यूक्लियोफिलिसिटी. भाई अगर आप न्यूक्लियोफाइल ले रहे हो और वो सॉल्वेट भी हो जाता है तो फर्क नहीं पड़ता, सॉल्वेट होने के कारण न्यूक्लियोफिलिसिटी कम हो जाएगी. लेकिन SN1 के लिए रिक्वायर्ड ही नहीं न्यूक्लियोफिलिसिटी का ज्यादा होना या कम होना, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल रेट ऑफ रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं है. SN1 के रिएक्शन के लिए रेट आपको ऐसा मिलता है ना, यहाँ पे सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन होती है, R इज इक्वल टू K इंटू सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन. सिर्फ सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन देखते हैं हम लोग. सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन लेंगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगा रेट. यहाँ पे कोई न्यूक्लियोफाइल की कॉन्सेंट्रेशन का रिक्वायरमेंट ही नहीं होता, तो न्यूक्लियोफाइल की न्यूक्लियोफिलिसिटी घटे या बढ़े उससे SN1 रिएक्शन का कोई लेना देना नहीं है. ठीक है? नाउ पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट कैन बी कंसिडर्ड द सेकंड बेस्ट चॉइस एज सॉल्वेंट इज सॉल्वेंट कैन नॉट polar aprotic solvent can be considered the second best choice as solvation carry out for क्या लिखा है मैंने, as solvent to carry out. ओके ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा है polar aprotic solvent can be considered as second best choice as solvent to carry out SN1 reaction. अब second best choice क्या होगी? पहला तो हो गया polar protic, लेकिन दूसरा वाला क्या होना चाहिए? दूसरा वाला हमारे पास पोलर एप्रोटिक होना चाहिए. और तीसरे टाइप का जो सॉल्वेंट होता है वो नॉन पोलर होता है. नॉन पोलर में बिल्कुल नहीं करा सकते हम SN1, क्योंकि नॉन पोलर क्या करेगा? आयन से इंटरेक्ट ही नहीं करेगा, है ना. तो नॉन पोलर अगर आयन से इंटरेक्ट नहीं करेगा तो हम उसके SN1 के लिए उसकी फेवरेबल कंडीशन हम मान ही नहीं सकते. मतलब SN1 रिएक्शन नॉन पोलर मीडियम में करा ही नहीं सकते. नॉन पोलर मीडियम में कोई SN1 रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं होगी. तो कंक्लूजन ये है कि SN1 रिएक्शन के लिए बेस्ट सॉल्वेंट पोलर प्रोटिक हो गई. सेकेंड बेस्ट चॉइस अगर लेनी भी होगी तो हम पोलर एप्रोटिक लेंगे, नॉन पोलर नहीं लेंगे. ठीक है? नाउ अब अगर आप पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ देखोगे, इसको हम लोग हैमंड्स पॉस्टुलेट ग्राफ बोला जाता है, जिसमें कि पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट किया जाता है. इसको थोड़ा अच्छे से समझ लेना. ये एक साइंटिस्ट का नाम है जो मैंने यहाँ पे लिखा है ना. इसने हैमंड पॉस्टुलेट ग्राफ इसको बोला जाता है. हैमंड पॉस्टुलेट क्या होता है? बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है. होगा क्या? SN1 रिएक्शन में देखो होता क्या है, RL होगा. सबसे पहले क्या होगा? लिविंग ग्रुप निकल जाएगा, R कार्बोकेटाइन बना और L माइनस बना. तो देखो इस वाले स्टेप को ना मैंने यहां से दिखाया. ये क्या होगा? सबसे पहले ये टूटेगा. ये वाला कैसे बना होगा? ये बॉन्ड टूटा, टूटने के लिए ये दोनों दूर जाएगा. तो देखो सबसे पहले RL से शुरू किया मैंने, यहाँ पे बॉन्ड है, ये बॉन्ड धीरे धीरे लंबा होता चला गया, दूर चला गया. एक समय आएगा जब मैक्सिमम दूरी हो जाएगी इसके बीच में, और जैसे ही मैक्सिमम दूरी हो जाएगी बॉन्ड टूट जाएगा.
जैसे ही टूटेगा कार्बोकेटाइन बनेगा, और सॉल्वेंट कैसा है, सॉल्वेंट है पोलर प्रोटिक, तो क्या करेगा, इसके चारों तरफ घूमना शुरू करेगा, यानी सॉल्वेंट इसके नजदीक आना शुरू करेगा। जैसे नजदीक आएगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप करेगी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी डिप होनी शुरू हो जाएगी। आपको यहां से यहां तक जाने के लिए इस बॉन्ड को खींचना पड़ेगा, दूर ले जाना पड़ेगा, और दूर ले जाने के लिए हमें एनर्जी चाहिए, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी यहां से यहां तक इंक्रीज हो रही है। लेकिन जैसे ही बॉन्ड टूट गया, कार्बोकेटाइन बना, कार्बोकेटाइन बनते ही सॉल्वेंट चारों तरफ R प्लस के नजदीक आ गया, और जैसे ही नजदीक आ गया कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन और स्टेबलाइजेशन शुरू हो गई। यहां तक क्लियर हुआ सबको, आई बात समझ में? क्या यहां से बॉन्ड धीरे धीरे RL दूर जाता जा रहा है, बॉन्ड लंबा होता जा रहा है, फाइनली सबसे बड़ा हो गया बॉन्ड, और अबाउट टू ब्रेक, यहां पे एक स्टेज आ गया कि बॉन्ड जस्ट टूटने वाला है। उस समय पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी। जैसे ही टूट गया, कार्बोकेटाइन पूरी तरह से जो बना यहाँ पे वो पूरी तरह से सॉल्वेट होने लगेगा। सॉल्वेट होने के कारण पोटेंशियल एनर्जी यहाँ से डिप करेगी। नाउ फिर से न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, इसके नजदीक आना शुरू हो जाएगा। नजदीक आने के लिए न्यूक्लियोफाइल को एनर्जी चाहिए, तो आपको वो एनर्जी दिखानी पड़ेगी। धीरे 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 जैसे ही ये न्यूक्लियोफाइल के इंटरेक्शन में आएगा, इसकी एनर्जी फिर से बढ़ने लगेगी, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल धीरे धीरे इंटरेक्ट करेगा तो क्या होगा, अपनी एनर्जी इसको देना शुरू करेगा, तो पोटेंशियल एनर्जी फिर से बढ़ेगा, और बढ़ करके फिर फाइनली जैसे ही बॉन्ड बनेगा, अब पहले से भी ज्यादा स्टेबल हो गया। यहाँ पे कोई बॉन्ड नहीं था, सिर्फ सॉल्वेशन अट्रैक्शन थी। यहाँ पे एक रियल बॉन्ड है, इसलिए इस वाले लेवल से अगर आप देखोगे, इस वाले लेवल की वैल्यू कम है ना, पोटेंशियल एनर्जी कम है, तो यहाँ पे आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। सो दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ विच शोज द वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ड्यूरिंग SN1 रिएक्शन। अब देखो, जितने यहाँ पे डिप होते हैं, है ना, जितने डिप होते हैं उतने इंटरमीडिएट बनते हैं, ये याद रखना। जितने डिप होते हैं उतने इंटरमीडिएट, और जितने इंटरमीडिएट बनेंगे, है ना, या जितने पीक्स होंगे उतने ही स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे। क्लियर है? अगर पहला वाला पीक होगा तो आप देखो ये वाला एक स्टेप कंप्लीट हो गया, यहां से यहाँ एक ट्रांजिशन स्टेट में गया, यहां से यहाँ तक, मतलब एक डिप तक एक स्टेप कंप्लीट हो गया। फिर यहां से पीक बना और एक डिप और बना, मतलब दूसरा स्टेप कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो एक इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट आने में एक स्टेप कंप्लीट हो जाती है, फिर यहां से यहां जाने में एक स्टेप कंप्लीट हो जाएगी। तो ओवरऑल इस रिएक्शन में 2 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं, ये हमने पहले देखा था। क्लियर है यहां तक, है ना? तो दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी कर्व फॉर SN1 रिएक्शन। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। नाउ अगर मान लो रिएक्शन में एक से ज्यादा स्टेप इन्वॉल्व है, ध्यान से देख लो, एक से ज्यादा अगर स्टेप इन्वॉल्व है, तो देखो पहला वाला ट्रांजिशन स्टेट ये हो गया, राइट, दिस इज द फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट। सो यहां पे एक स्टेप कंप्लीट हो रही है, सो दिस विल बी द सेकंड ट्रांजिशन स्टेट। क्लियर है? आ रही बात समझ में ना? ये वाला क्या हो जाएगा, TS1 ट्रांजिशन स्टेट 1 हो जाएगा। ये वाला क्या हो जाएगा, TS2 हो जाएगा, ट्रांजिशन स्टेट 2। लेकिन ट्रांजिशन स्टेट 2 कब होगा, जब पहला वाला स्टेप कंप्लीट हो जाएगा ना। उसी तरह से जैसे ही पहला वाला ट्रांजिशन स्टेट 2 पे गया, यहाँ पे सेकंड स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। ये सेकंड स्टेप कंप्लीट हो गया, ये फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया, राइट। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रांजिशन स्टेट 3 बन जाएगा, यहाँ पे TS3 हो गया, दिख रहा है क्या, दिस इज TS3। और फाइनली यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये प्रोडक्ट बन जाएगा। तो इसको आप ध्यान से समझना, इसमें कई बार बोल दिया जाता है कि बताओ ये वाला स्टेप में कौन सा, यहाँ पे क्या बन रहा है, ट्रांजिशन स्टेट 2 बनेगा, यहाँ पर क्या बनेगा, ट्रांजिशन स्टेट 1 बनेगा। यहाँ पे क्या हुआ, पहला स्टेप कंप्लीट हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, सेकंड स्टेप कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ग्राफ को स्टडी करते हैं, है ना। और यहाँ पे हमने कुछ एग्जांपल लिया है फॉर SN1 रिएक्शन। अगर आपके पास कोई ऐसा मॉलिक्यूल है, ध्यान से देखो, ऐसा मॉलिक्यूल है, तो देखो बेटा इसमें रिएक्शन होगी ही नहीं। क्यों नहीं होगी, इस एग्जांपल को समझो। देखो सबसे पहला स्टेप SN1 का क्या होता है, यहाँ पे हम इसको निकालते हैं और यहाँ कार्बोकेटाइन जनरेट करते हैं। अब CCH2 डबल बॉन्ड CH, इस पे प्लस चार्ज लगाए। अब कार्बोकेटाइन एक डबली बॉन्डेड कार्बन वाले पे लगा, ये हाईली अनस्टेबल होगा। हाईली अनस्टेबल क्यों होगा, क्योंकि डबली बॉन्डेड जो कार्बन है ना, वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। दिस विल बी sp2 हाइब्रिडाइज्ड। sp2 हाइब्रिडाइज अगर एक निकाल दिया बॉन्ड, तब अब ये sp2 भी नहीं बचेगा, ये sp बन जाएगा। sp कार्बन कंटेनिंग पॉजिटिव चार्ज इज हाईली अनस्टेबल। कौन सा कार्बन अगर आप देखोगे, जैसे मान लो CH3 है, यहाँ पे प्लस लगा दिया। अब मान लो CH2 है डबल बॉन्ड, यहाँ पे CH है, यहाँ पे प्लस लगा दिया। और मान लो CH है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड और यहाँ पे C पे प्लस चार्ज लगा दिया। देखो इसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp2, इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp, और इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा सिर्फ S, ये प्योर ही S बच जाएगा। सो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल होता है, इसको याद रखना हमेशा। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल, तो इन तीनों में सबसे अनस्टेबल कौन हो जाएगा, ये वाला। और सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा, ये वाला। मतलब CH3 प्लस विल बी मोस्ट स्टेबल एंड CH ट्रिपल बॉन्ड C प्लस विल बी लीस्ट स्टेबल, है ना। रीजन क्या है, पॉजिटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज मोस्ट अनस्टेबल, है ना। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, इसलिए पॉसिबल नहीं होगा, SN1 रिएक्शन नहीं शो करेगा। क्लियर है? कार्बोकेटाइन कैन नॉट बी फॉर्म्ड, यहाँ पे मैंने रीजन लिखा है, कार्बोकेटाइन
कैन नॉट बी फॉर्म ऑन sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे कभी भी, इसको नोट कर लो आप, अच्छे से दिमाग में सेट कर लो, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे कभी भी कोई भी पॉजिटिव चार्ज जनरेट नहीं होती ना। अब यहाँ पे मैंने x लगाया ब्रिज हेड कार्बन पे, इसको हमने यहाँ पे ब्रिज हेड, ये भी रिएक्शन नहीं शो करेगा। ब्रिज हेड कार्बन है तो ये रिएक्शन नहीं शो करेगा। अगर आप यहाँ पे x को निकालोगे तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ जनरेट होगी इस वाले कार्बन पे, डॉट वाले कार्बन पे, और डॉट वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज कभी भी अनस्टेबल नहीं होगा, है ना, अनस्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि sp2 होता है, कार्बोकेटाइन कैसा होता है sp2, और ये जो बॉन्ड आप देख रहे हो ना, ये वाला बॉन्ड, ये बॉन्ड कभी भी प्लेनर हो ही नहीं सकता। दिस बॉन्ड कैन नेवर बी प्लेनर, है ना। अगर आपने ऐसा बॉन्ड बनाया है ना, इस तरह का बॉन्ड अगर आपने बनाया, तो ये बॉन्ड यहाँ पे अगर आपने पॉजिटिव चार्ज बनाया तो ये पॉजिटिव चार्ज कभी भी प्लेनर नहीं हो सकता। प्लेनर होने का मतलब है कि तीनों बॉन्ड सेम प्लेन में होना चाहिए, तो ये भी रिएक्शन नहीं होगी, कभी भी याद रखना। ये वाला कार्बोकेटाइन, इसी को नीचे मैंने लिख दिया है, ब्रिज हेड कार्बोकेटाइन इज हाईली अनस्टेबल। ये बनेगा ही नहीं, इसलिए स्टेबल होने का मतलब ही नहीं है, मतलब हाईली अनस्टेबल होगा, राइट। नाउ अगर आपके पास कोई विड्रॉइंग ग्रुप हो, ध्यान रखना, अगर कोई विड्रॉइंग ग्रुप हो, W हो, किसी कार्बन के से जुड़े हुए लिविंग ग्रुप से, तो वहां पे SN1 रिएक्शन जो है बहुत कम होगी, बहुत ही लीस्ट होगी। यहाँ पे होता ही नहीं है, SN1 रिएक्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि कार्बोकेटाइन यहाँ पे क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। कार्बोकेटाइन फॉर्म बिकम्स अनस्टेबल ड्यू टू विड्रॉइंग ग्रुप। ये जो विड्रॉइंग ग्रुप है, इसके प्रेजेंस में क्या होगा, ये कार्बोकेटाइन बन ही नहीं पाएगी, ये निकाल ही नहीं पाओगे आप, ये पॉसिबल ही नहीं होगा, है ना। इसलिए यहाँ पे कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा, याद रखना ना। अगर आपके पास CH3Cl है और SN1 रिएक्शन कराना चाहता है, ये भी पॉसिबल नहीं होगा। मैं सिर्फ वही बता रहा हूँ जो जिस पे बेस्ड आपका क्वेश्चन लिया है, सिर्फ वही एग्जांपल मैंने लिए, ध्यान से समझ लेना। अगर आपके पास यहाँ पे CH2X है, तो देखो अब ये वाला क्या है, कार्बोकेटाइन तो बनेगा, लेकिन कार्बोकेटाइन क्या होगा, बहुत मतलब ऐसे हम नहीं बता सकते कि R के बेसिस पे कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा। नाउ नॉट विल बी वेरी स्टेबल कार्बोकेटाइन। अगर मैंने यहाँ पे मान लो CH3 लिया या कोई ऐसे H ले लिया, है ना, R के जगह पे H भी हो सकता है, तो अगर आपके पास इस कार्बन के पास ऑलरेडी 2 हाइड्रोजन है और उस पर कार्बोकेटाइन आप बना रहे हो तो जाएगा, लेकिन ये खराब होगा, अच्छा नहीं होगा, है ना। इस केस में अच्छा नहीं होगा। अगर कंडीशन आपके पास SN2 का नहीं है, सिर्फ SN1 का है, तो यहाँ पे भी हम रिएक्शन करा देंगे SN1 की, पहले कार्बोकेटाइन बना देंगे, कार्बोकेटाइन के बाद न्यूक्लियोफाइल का अटैक करा देंगे, तो बैड होगा, लेकिन हो पाएगा इसमें। अब अगर मैं यहाँ पे CH2Cl लगा दूं एलाइलिक पोजीशन पे, तो ये बहुत अच्छा SN1 शो करता है, इसको याद रखना, है ना, क्योंकि बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन जो होता है ये सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, इसको याद रखना है आपको, है ना। बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन आर वेरी स्टेबल, है ना। लेकिन अगर यही X में बेंजीन पे लगा दूं तो अब फिर से क्या होगा, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हो गया। sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे कार्बोकेटाइन हाईली अनस्टेबल होता है, अभी मैंने बताया आपको थोड़ी देर पहले, तो ये होगा ही नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं, SN1 रिएक्शन होगा ही नहीं, नॉट पॉसिबल। इसमें आप लिख सकते हैं दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल, है ना। ये वाली रिएक्शन जो यहाँ पे होगी ही नहीं, दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। आप चाहो तो यहाँ पे इसको इग्नोर कर सकते हो, नॉट पॉसिबल। इस तरह की रिएक्शन SN1 शो नहीं करता है ना, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज, इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे, ये वाला इसी के एग्जांपल मैंने बता दी, क्योंकि ये कार्बोकेटाइन हाईली अनस्टेबल होगा, इसलिए पॉसिबल नहीं है। नाउ अगर मैं इसका इस वाले एग्जांपल में देखो यहाँ पे भी फिर से मैंने विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया, लिविंग टेंडेंसी बहुत होगी, तो बहुत ही कम खराब तरीके से SN1 होगा। देखो क्योंकि कार्बोकेटाइन अब इसके कारण से स्टेबल हो पाएगा, लेकिन इस विड्रॉइंग ग्रुप के कारण अनस्टेबलाइज कर जाएगा, तो थोड़ा सा जो ये स्टेबलाइज कर पाएगा, इसके कारण से मैंने बैड लिखा है यहाँ पे, बैड SN1 होगा, मतलब थोड़ा सा हो पाएगा, बहुत लोअर एक्सटेंट तक। आपके पास कोई दूसरी पॉसिबिलिटी नहीं है तो सिर्फ SN1 करा दो आप। अगर आपके पास कोई ऐसा ग्रुप है RR, तो यहाँ पे एक्सेलेंट, ये वाला क्या होगा, ये कार्बोकेटाइन बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, और स्टेबल होने के कारण बहुत अच्छा SN1 दे पाएगा, है ना। 3 डिग्री सबस्ट्रेट है तो बहुत अच्छा SN1 हो पाएगा। लेकिन अगर 3 डिग्री सबस्ट्रेट एक कार्बन के बाद होगा तो फिर खराब हो जाएगा, क्योंकि ये ग्रुप क्या होता है, 3 डिग्री सबस्ट्रेट एक नोटोरियस ग्रुप होता है, ये अनस्टेबल हो जाता है, कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज नहीं कर पाता। इसका रीजन बहुत सिंपल है, देखो ये वाला अगर कार्बोकेटाइन बनता है तो ये हमारा अल्फा कार्बन हो जाएगा, और अल्फा कार्बन के पास 0 अल्फा हाइड्रोजन है, एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं। अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा तो हाइपर कंजुगेशन नहीं होगा, सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट से इसको स्टेबलाइज कर पाएगा, और इंडक्टिव इफेक्ट एक वीक इफेक्ट होता है, इसलिए हो तो जाएगा लेकिन बहुत खराब SN1 होगा, ठीक है। नाउ अगर आपके पास कोई एलाइलिक पोजीशन है, देखो एलाइलिक पोजीशन अभी मैंने डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले, है ना, इसी लेक्चर में हमने SN1 की स्टेबिलिटी के लिए एग्जांपल लिया था, तो ये वाला कार्बोकेटाइन बहुत ज़्यादा स्टेबल हो पाएगा, इसलिए ये बहुत अच्छा SN1 दे पाएगा। तो इस पे बेस मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको यहाँ पे होमवर्क पे दिया है, ये पहले आप कर लो। SN1 के कुछ अच्छे एग्जांपल्स हैं, आपके एलिस्ट्रेशन में भी मैंने बताया था, एलिस्ट्रेशन में अगर आप देखोगे तो SN1 के अच्छे एग्जांपल है, SN2 के अच्छे एग्जांपल है, उन एलिस्ट्रेशन वाले एग्जांपल को भी आप ज़रूर करिए। तो
ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है, तो इस पार्ट को हम लोग इसी में रखते हैं और मिलते हैं हम लोग पार्ट 3 में, जिसमें कि हम लोग SN2 को डिस्कस करेंगे और SN2 के कुछ एग्जाम्पल लेंगे। यहाँ पे आई होप कि SN1 के सारे एग्जाम्पल्स आप रिलेट कर पाए होंगे जो हमने कंसेप्ट डिस्कस किया। अगर आपको लगता है कि एक बार और दोबारा देखना है तो आप उसे और देखिए, अच्छे से आप नोट्स बनाओ, और या नोट्स के साथ जो मैंने दिए हुए नोट्स ऑलरेडी उसके साथ सिंक करने की कोशिश करिए। और सिंक करके किसी भी हाल में बेटा आप इसे स्ट्रांग बनाना है, इस टॉपिक को बहुत अच्छे से दिमाग में सेट करना है। अगर आप इस टॉपिक को दिमाग में सेट करते हो, दिमाग में अच्छे से बिल्कुल बिठा लेते हो, तो अनडाउटेडली इसके क्वेश्चंस में आप नहीं फंसोगे, बहुत अच्छे से आप क्वेश्चंस कर पाओगे। ठीक है, तो मिलते हैं।